अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि हम लोग जो सवाल की सीरीज़ देख रहे हैं वो सवाल तमाम के तमाम कर्नाटका सेट का था। कर्नाटका सेट का अभी एग्ज़ाम भी हुआ है 25 जुलाई 2021 को। वो तमाम के तमाम सवालात हमारे लिए मुफीद हैं। मुफीद इसलिए हैं कि वो तमाम के तमाम नेट के सिलेबस के मुताबिक पूछे गए हैं। तो अगर अभी हम देख लेते हैं उन सवाल को तो उससे हमें नेट में फ़ायदा मिलेगा। ऐसे वो सीरीज़ जो हुई है उसमें हम लोग 27 वीडियो इससे पहले देख चुके हैं और एक लंबी सीरीज़ सवालों की हो चुकी है। अब हम आगे इसमें देखते हैं। ये जो 100 सवाल है इसमें से 50 सवाल अभी और अगले वीडियो में इंशाअल्लाह 50 सवाल उन लोगों के जवाब फराहम किए जाएंगे। तो तब तक चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे। सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। सवाल कह रहा है कि मगरबी हिंदी की सबसे नुमाया बोली कौन सी है। मगरबी हिंदी की सबसे नुमाया बोली कौन सी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, बिरज भाषा, हरियाणवी और कन्नौजी, और जो 5वीं बोली है वो भी आप जानते हैं बुंदेली। क्या है? बुंदेली है 5वीं बोली। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नुमाया बोली है। तो मालूम है कि दो तरफ जाएगा, या तो आप खड़ी बोली कहेंगे या बिरज भाषा कहेंगे, लेकिन जवाब जो होगा इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है और वो जवाब है कौन से? बिरज भाषा। क्या है? बिरज भाषा जवाब है। आइए देखते हैं कुछ तफसील। तफसील में क्या देख लेते हैं। ये देखिए, बिरज भाषा मगरबी हिंदी की सबसे नुमाया बोली या इस्तिआरे में उसकी सबसे अजीज़ बेटी बिरज भाषा है। ये खड़ी बोली के मुकाबले में शोरसीनी अपभ्रंश और प्राकृत की सच्ची जानशीन है। इसका मरकज़ बिरज यानी मथुरा का इलाका है। देखेंगे आगे भी देखेंगे कि ये पूछा गया है कि शोरसीनी का मरकज़ क्या है, तो शोरसीनी का भी मरकज़ वही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है ज़ेल में से किस इल्म को लिसानियात की कलीद यानी की पॉइंट जो है वो कौन सी है? कलीद कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन है मानियात, सौतियात, सर्फियात, नहवियात। तो ये चार हैं और इन चारों में से ही सबसे पहले जब हम लिसानियात का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन किसके तरफ जाता है और अहम रोल क्या अदा करता है? लिसानियात में अहम रोल किसका है? दो से का जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ कवायद की तरफ भी जहन चला जाता है, लेकिन इसमें अहम रोल किसका होता है? सौतियात का। कौन है? तो सवाल नंबर 2 का जवाब बी यानी सौतियात है। तो ये देख लीजिएगा थोड़ी सी इनकी तफसील। ये है आपके सामने, यहाँ लिखा हुआ है सौतियात की हैसियत लिसानियात में तो कलीदी है ही, चाहे ये एक ज़मानी लिसानियात हो या तारीख़ी लिसानियात की, जहाँ भी अमली ज़रूरियात हों वहाँ भी बहुत अहम है। तो इस तरह हमारे सवाल का जवाब मिल गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल में खड़ी बोली की कितनी शाखें हैं? खड़ी बोली की शाखें कितनी हैं? कौन कौन सी हैं? 2, 3, 4। 2 है, 3 है, 4 या 5 है। इन चारों में जवाब देना है। तो इसका खड़ी बोली का आमतौर पे यानी कोई ऐसी शाख ये कि 2 शाखें ये हो सकती हैं, उर्दू और हिंदी। ऐसे उसके अलावा भी अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग उसमें जवाब देंगे। तो ये हैं 2। आगे देख लेते हैं कुछ तफसील। अगर नज़र आपकी यहाँ पे पड़े नीचे की तरफ तो थोड़ा सा देखेंगे। एक सेकंड देखिए यहाँ पे नीचे। दरअसल उर्दू और हिंदी एक ही ज़ुबान के 2 रूप हैं, जिसे माहिरीन इल्मे ज़ुबान ने खड़ी बोली का नाम दिया है। तो ये 2 रूप हैं। उनके मौजूदा रूपों में 2 फ़र्क वाज़ेह हैं, वो आगे अलग चीज़ है। तो ये 2 रूप हैं उसके, यानी 2 शाखें हैं खड़ी बोली की।
चलिए चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सवाल नंबर 4 है। झेल की किन बोलियों में अस्मा के जमा बनाने के लिए उनके आखिर में आ का इजाफा करते हैं? अवधी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी गुजराती या दक्कनी हरियाणवी। सवाल नंबर 4 का जवाब क्या हो सकता है ABCD में? तो आप जवाब दीजिए। ख्याल से अभी तक जो इसका जवाब मिला है सिर्फ दक्कनी वाला जो कि मशहूर है वो मिला है, हरियाणवी के लिए कोई दलील नहीं मिली है, इसलिए अभी कुछ इस तक कह सकते हैं कि हाँ D ही है, उसके अलावा भी अभी तलाश जारी है। तो ये है D और इससे मुतालिक यहाँ पे ये तो मशहूर ही है, इसके लिए दलील की ज़रूरत नहीं है। दक्कनी के लिए दक्कनी में मुसम्मतों पर ख़त्म होने वाले अस्मा की जमा उमूमन आ से बनाई जाती है। सिफत में जमा का तसरीफ़ी अमल भी उसी लाहिका की सूरत में होती है। दक्कनी में ऐसी जैसी की जमा भी मिलती है। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 कवायद से है। झेल में कौन सी आवाज़ हिंदी और फ़ारसी में मुश्तरक नहीं है? हिंदी और फ़ारसी में मुश्तरक नहीं पूछा गया है का मतलब हो जाएगा कि कौन ऐसी आवाज़ है जो सिर्फ हिंदी में है या कौन ऐसी आवाज़ है जो सिर्फ फ़ारसी में है। तो ऑप्शन है आपके सामने टे, डाल, बे, चे, पे, गाफ, शीन और हा। तो आप जानते हैं कि इसमें से जो टे और डाल जो है, ये टे और डे जो है, ये क्या है? ये हिंदी के ख़ास आवाज़ें हैं, तो ये फ़ारसी में मुश्तरक नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका जवाब। थोड़ा सा अगर आप और ये करें तो यहाँ पे दिखाई देगा, ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। टे, डाल और ड़ा जो है खालिस हिंदी है, यानी खालिस हिंदी है, तो क्या हो जाएगा कि फ़ारसी में मुश्तरक नहीं है। अगला सवाल सवाल नंबर 6 है आपके सामने। इस सवाल में कहा जा रहा है कि लिसानियात की कौन सी शाख है जो किसी ज़ुबान में काम आने वाले अहम और तफ़ाउल आवाज़ों का मुताला करते हैं। आवाज़ों का आते हुए ज़हन में क्या आएगा? या तो सौतियात या फ़ोनीमियात। लेकिन इससे पहले भी बताया गया है कि जब किसी ज़ुबान यानी किसी एक ज़ुबान असल की मुराद है, एक ज़ुबान की बात आ जाए तो फ़ोनीमियात आ जाती है। क्या आ जाती है? फ़ोनीमियात आ जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी। तो जो भी लगाए हैं बी उनका हो जाएगा दुरुस्त जवाब। किस ज़ुबान के निज़ामुल सौत में फ़ोनीमियात सौती हैसियत से माथिल आवाज़ों का ऐसा गिरोह यानी मजमुआ है जो इस किस्म के दूसरे गिरोहों से मुख्तलिफ करती है। तो ये इसमें वाज़ेह, इस पर जाने की ज़रूरत नहीं। अगला सवाल भी आसान है। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली हुई है। ये कौल किस किताब से माखूज़ है? तो ये मशहूर कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का और उनकी मशहूर किताब आब हयात है। तो इस पर देखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी अगर नज़र डालनी है तो देख लीजिए। ज़ुबान उर्दू की तारीख़ के उन्वान से उन्होंने लिख रखा है। चलते हैं अगले सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 का जो जवाब है वो क्या है? सवाल नंबर 8 कह रहा है, लिसानियात रवायती कवायद की इस्तिलाह नहीं अपना सकती क्योंकि लिसानियात की इस्तिलाहें बिल्कुल वही मफहूम पेश नहीं कर सकती। ये कौल किसका है? मसूद हुसैन खान, रशीद हसन खान, ज्ञान चंद जैन, डॉक्टर जोर। इसका जवाब जो है ये इबारत में कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला है। तो इसमें रशीद हसन खान के अलावा तीनों के उनके ये हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदुस्तानी फोनेटिक्स जो जोर की किताब है उसमें पढ़ रखा होऊंगा या फिर ज्ञानचंद की जो आम लिसानियात है, इन्हीं दोनों में कहीं पढ़ा है लेकिन मिले नहीं। ये इबारत नहीं मिली है, फिर भी आप लोग तलाश कीजिए। तो ये है कुछ आम लिसानियात में मुख्तसर मिला है। तो ये देख लीजिए क्या कह रहा है। लिसानियात का दूसरे उलूम से ताल्लुक़, लिसानियात का सबसे ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता जो है मुरव्वजा कवायद से है, लेकिन दोनों यकसा नहीं। सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि लिसानियात का दायरा बहुत वसी है। सर्फ़ व नहव उसके महज 2 शोबे हैं। इन शोबों और मुरव्वजा कवायद में भी फ़र्क है। कवायद किसी एक ज़ुबान से मुतालिक होती है, लेकिन लिसानी सर्फ़ व नहव के उसूल आम तौर से कई ज़ुबानों पर चस्पा किए जा सकते हैं। मुरव्वजा कवायद ज़ुबान के फसीह रूप का मुताला करती है। लिसानियात में कोई रूप फसीह है न गैर फसीह। तो ये इसे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन ये बात नहीं कही गई है जो सवाल में है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 है आपके सामने। सवाल नंबर 9 का क्या तकाजा है? कह रहा है कि उर्दू के पंजाबी से बनने या
सरजमीन पंजाब से पैदा होने का ख्याल महमूद शिरानी से पहले किसने पेश किया है? शेर अली खां सरखोश, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, रोडोल्फ हॉलन। रोडोल्फ हॉलन के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने ब्रिज भाषा से कही है, यानी जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कह रखा है उससे पहले इन्होंने ये बात कह रखी है। तो उसके अलावा 3 ऑप्शन आपके पास है, उन तीनों में से जवाब दीजिएगा। ABC में से क्या जवाब आता है देखिए। तो इसका जवाब है ए। देखते हैं कहाँ है इसका जवाब। तो देखिए खुद पंजाब में उर्दू में लिख रखा है उन्होंने, महमूद शिरानी ने, कि उर्दू ज़ुबान के आगाज़ का सरज़मीन पंजाब से मंसूब होना कोई नया नज़रिया या अक़ीदा नहीं है। इससे पेशतर पंडित कैफ़ी बाक़ीदे खुद मजाक के तौर पर और शेर अली खां साहब सरखोश जो हैं अपने पुरलुत्फ़ तज़किरा एजाज़ सुखन में इस किस्म के ख़यालात का इजहार कर चुके हैं, मगर इस किताब में उस मौजू पर तफसील के साथ नज़र डाली गई है। तो इस तरह हो गया पहला जवाब। चलते हैं, ये भी तफसील अगर देखना चाहें तो PDF आपके पास रहेगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी आसान है, ये अभी इससे पहले जिक्र कर चुके हैं। सवाल नंबर 10, शोरसिनी प्राकृत का मरकज़ कौन सा इलाका है? शोरसिनी का कौन सा इलाका है? तो अभी पढ़े हैं कि मथुरा, जुनूबी बिहार, कश्मीर, सिंध। ऐसा ऑप्शन है कि आप फ़ौरन लगाएंगे मथुरा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मथुरा जवाब है। अगर देखना चाहें, फिर भी अगर देखना चाहें तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि शोरसिनी ये मध्यदेश की प्राकृत है, गो इसका मरकज शोरसिन यानी मथुरा का इलाका था। इसके कदीम तरीन नमूने अशोक घोष के संस्कृत नाटकों में हैं। इसमें दगाम्बजनियों की बाज़ मजहबी किताबें भी हैं। पशेल के मुताबिक ये कुतुब दक्कन में लिखी गई। तो चलिए अब आगे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है? मसनवी सहरुल बयान का दिबाचा किसने लिखा? शेर अली अफसोस, मुसहफ़ी, मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा क़तील। इन चारों में जवाब देने हैं कि कौन होगा दुरुस्त जवाब। दिबाचा किसने लिख रखा है? तो आइए चलते हैं जवाब की तरफ। तो इस तरह आपके सामने जवाब आ गया कि शेर अली अफसोस। कौन है? शेर अली अफसोस ने दिबाचा लिख रखा है। थोड़ा सा देखते हैं तफसील नहीं देखेंगे तो आपके दिल को इत्मीनान नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप तफसील, दिबाचा मीर शेर अली अफसोस, ये उसी का दिबाचा है। अगर नहीं तो फिर इधर देख लीजिए दिबाचा। इसके नुस्खे के शुरू में एक दिबाचा शामिल है जिसके शुरू और आखिर में किसी का नाम नहीं, मगर जिसके मुतालिक ये बतौर उमूम ये राय जाहिर की गई है कि वो मीर शेर अली अफसोस का लिखा हुआ है। बात अब तो यकीनी हो गई। चलिए फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सबसे पहले दक्कन के किस शायर ने, दक्कन के किस शायर ने वाक़यात करबला का खाका खींचा है, उनको नज़्म कर रखा है? मिर्ज़ा यानी मजहर जानजाना, निज़ामी, नुसरती, अशरफी। ये अशरफी नहीं, अशरफ यानी अशरफ बयाबानी। तो इन चारों में जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब नुसरती नहीं है, इसका जवाब क्या है? अशरफ है। अशरफ बयाबानी ने कर रखा है। आइए देखते हैं। तो इस तरह डी हो जाएगा इसका जवाब। आइए मुख्तसर देख लेते हैं। हवाला क्या है? नौसरहार मुसन्निफ अशरफ यानी वाक़े करबला पर एक कदीम दक्कनी मसनवी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे नंबर पे और मुकम्मल मसनवी के तौर पे पहली मसनवी कौन सी है? नौसरहारी है। तो यही सबसे कदीम होगी। चलिए तफसील देखना हो तो PDF से देखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा है? इनमें मदह का मुतरादिफ क्या है? सिनोनिम्स पूछा जा रहा है कि मदह के लिए यानी जो कसीदा के अज्जा हैं, यहाँ मदह से मुराद तारीफ़ वाला नहीं, यहाँ मुराद यही है कि जो कसीदा का जो उनसुर है मदह, उसके लिए और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? ममदू तो वो है जिसकी तारीफ़ की जाए, मद्दाह जो तारीफ़ करे, मुतखल्लिस यानी छुटकारा हासिल करना, इससे पहले भी आ चुका है। ये गुरेज के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो बचा कौन सा? बी यानी तहमीद। तहमीद के माना भी वही हमद तारीफ़ के आते हैं। चलिए चलते हैं। तो ये हो गया। थोड़ा सा तफसील इसमें फिर भी देख लेते हैं। तफसील में क्या देखेंगे? अरबी शोरा कसीदा की इब्तिदा में इश्किया अशार लिखते थे जिनको तशबीब कहते थे।
फिर किसी सिलसिले से ममदूह का जिक्र करते थे, उसको तलखीस, तलखुस या मुलखस कहते थे। यही तलखीस, तलखुस या मुलखस जो है कभी कभी गुरेज के लिए पूछ लिया जाता है कि गुरेज के लिए कौन सा लफ्ज़ मुस्तामल है। उसके बाद ममदूह की तारीफ़ होती है जिसको मदह या तहमीद कहते हैं। ये सवाल है हमारा, मदह या तहमीद। चलिए हैं अगले सवाल की तरफ, बाकी देख लीजिएगा। अगला सवाल है आपके उनके तारीख़ वफ़ात के एतबार से, सवाल नंबर 14। झेल में शोरा के नाम और उनके तारीख़ वफ़ात दी गई है। सही जोड़े की निशानदेही करनी है। मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, गालिब, जमील, मजहरी। इन चारों के इनका जवाब है आप अगर एक का भी मालूम है तो आप लगाने का अंदाज़ा कर ही सकते हैं। जैसे पहले के एतबार से मीर अनीस, इसका क्या है 74 या 75। अगर आपको मालूम है कि 74 है तो उसी एतबार से 74 की तरफ चले जाएंगे। तो दाल का दो ऑप्शन है, ए भी है और यानी यहाँ पे अनीस है तो इस एतबार से ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। फिर अब आप आगे देखेंगे यानी बा दबीर का अलिफ है तो इस एतबार से 74, 75 तो ऐसे ही दुरुस्त होता है, तो सी हो जाएगा जवाब। आगे भी हम देख लेंगे। गालिब में आके देख लीजिए कि गालिब का बा है या नहीं, तो गालिब का बा यानी 1869 है। और आखिर में जमील मजहरी का ऐसे तो 1980 है, लेकिन इसमें अगर एक कम दिए रखे हैं इसलिए कि उन्होंने पहले ही अपनी तारीख़ वफ़ात 1400 लिख रखा था उसके मुताबिक, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यानी मिर्ज़ा गालिब के बारे में तो मालूम ही है। उनके अलावा देख लेते हैं कि अनीस जो है 1874 में अल्लाह को प्यारे हो गए और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ये है 1875। और उसके बाद मजहरी का ये है कि उन्होंने इंतकाल के 10 माह कबल अपनी ज़िंदगी में तारीख़ वफ़ात मजहरी मर्द यानी 1399 निकाल रखी थी। अब उसी एतबार से ये हो गया है। उनके छोटे भाई रज़ा मजहरी असर आह से एक तामिये से 1400 हिजरी निकाली है और यही असल है। यूसुफ खुर्शीदी ने हाय अल्लामा जमील मजहरी से 1400 हिजरी वफ़ात निकाली है। मरहूम ने अपनी वफ़ात से 2 माह कबल मई 1980 में एक नज़्म बउनवान गौर रसीदा कही है। इन मई में 2 महीने कबल तो क्या हो जाएगा, जून जुलाई में इंतकाल हो गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 में क्या कहा गया है कि मसनवी कदमराव में किसकी मदह की गई है, यानी उसमें तारीफ़ किसकी तारीफ़ जैसे होता है मसनवी की एक कहेंगे हिस्सा या एक जुज़ होता है कि बादशाह की तारीफ़ करनी होती है, तो इसमें किसकी तारीफ़ की गई है। सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी, फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह बहमनी, मोहम्मद शाह बहमनी। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अहमद शाह के ज़माने में लिखा गया है, लेकिन इसमें तारीफ़ किसकी है तो वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है उसकी इबारत। इबारत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है इबारत, मदह सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी नव्वरल्लाहु मरकदहू, बड़ा शाह वो शाह जिस शाह जगह रहे सोवत जरम तिस पाए लग। तो ये है यानी ए हो जाएगा जवाब। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16 है। मुसफ़ी ने तज़किरा हिंदी में किस शायर को खाकानी का हमसर करार दिया है। तो खाकानी का हमसर किसको करार दिया है ये देखना है। मीर हसन, मीर तकी, मीर सौदा और मीर दर्द। तो हम तज़किरा हिंदी को इससे पहले भी देख चुके हैं। तज़किरा हिंदी में इन्हीं से मुतालिक यानी सौदा से मुतालिक इससे पहले देख चुके हैं। क्या है यहाँ पे हम लोग देखे थे नक्काश के बारे में। नक्काश अव्वल जो इन्हें कहा गया है उस एतबार से देख रखे थे, लेकिन अभी हम खाकानी को तलाश करेंगे सौदा में कि खाकानी से मुतालिक इन्होंने उसी से पहले कर रखा है। वगर दरउलुए मरातिब मानी अबियात कसीदा खाकानी गोयम, यानी खाकानी के कसीदा के अबियात में उलुए मरातिब के एतबार से इन्होंने कसायद कह रखे हैं। तो इस तरह हमसर हो गए। सवाल नंबर 17 अब आपके सामने। ये सवाल भी है आसान। ये अशार किस मसनवी से हैं। दोनों की रही न जान तन में, काटो तो लहू न था बदन में, रातों को जो गिनते थे सितारे, दिन गिनने लगे खुशी के मारे।
आता हो तो हाथ से न दीजिए, जाता हो तो उसका गम न कीजिए। फूलबन, गुलजार नसीम, सहरुल बयान, गुलजार एरम। गुलजार एरम आप जानते हैं किनकी है? जल्दी से बताइएगा कोई कि गुलजार एरम जो है ये मसनवी किनकी है? गुलजार एरम जो है ये मसनवी ये किनकी है? चलते हैं देखते हैं जवाब। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब है गुलजार नसीम। गुलजार नसीम में जब ये दोनों यानी बकावली और ताजुल मुलूक छुपकर रहने लगते हैं, फिर जब उन क्या होता है, राज उनके वालिदैन पे इफ्शा होता है, तब ये बात इफ्शा राज होकर फंसना ताजुल मुलूक का तिलस्म में और मुक़य्यद रहना बकावली का। इसी में देखेंगे ये यहाँ पे दोनों की रही न जान तन में, काटो तो लहू न था बदन में, शहजादे पर उसने मार चिंग। उसके बाद आगे के हैं तो ये दोनों जो हैं तो ये उसी के अशार हैं। एक आपको दिख गया और उसके अलावा भी उसी के अशार हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? इस बंद का ताल्लुक मरसिया के किस जुज से है? चेहरा है, सरापा है, रुखसत है, आमद है, रज़्म यानी जंग है, या बैन का है? क्या है? रोके चिल्लाई के है मेरे मजलूम हुसैन, फौज आदा में तेरे कत्ल के है धूम हुसैन, कुछ मुझे आँख से होता नहीं मालूम हुसैन, हाय मैं रह गई दीदार से महरूम हुसैन, मुड़ के देखो कि मुसीबत में पड़ी हूँ भाई, नंगे सर बलवा आदा में खड़ी हूँ भाई। तो ये क्या है? रुखसत का है, जंग का है, शहादत या बैन का है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हम देख लेते हैं। इसका जवाब डी है यानी बैन। उसके अगला शेर भी अगर आपके मिसरा रहता तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे। ये देखिए, बस अनीस आगे न लिख ज़ैनब नाशाद के बैन। तो यहाँ पे ये है, और ये जो है ये किसका है? वही जो हमारे सिलेबस में है, नमक खान है, तकल्लुम फसाहत मेरी, इसी का ये टुकड़ा है, इसी के ये बंद है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19 है आपके सामने। किस मसनवी में मरकज़ी किस्सा दूसरे ज़िम्नी किस्सों से मुंसलिक कर दिया गया है? तो ये मशहूर सवाल है, अगर जो नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। कौन सा? जो हम लोग देख चुके हैं, यानी फूलबन। तो ये है इसका जवाब। उसके अलावा हमारा कोई ऐसा है ही नहीं नेट में। तो ये है फूलबन। फूलबन में ही 3 मरकज़ी और 3 ज़िम्नी किस्से हैं और मुंसलिक कर दिए गए हैं, एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, आपस में जुड़ा हुआ है, एक से जुड़ता हुआ किस्सा दर किस्सा की टेक्निक में है। अगला सवाल यानी सवाल नंबर 20 है अब आपके सामने। सवाल नंबर 20 का क्या कह रहा है? इसमें कौल है अनीस, इनमें कौन सा बयान दुरुस्त है? अनीस लखनऊ में पैदा हुए, तो जानते हैं कहाँ पैदा हुए। उस्ताद ज़ौक़ हाफिज़ ग़ुलाम रसूल और शाह नसीर के शागिर्द थे। तो ये बयान कैसा है? गालिब का इंतकाल आगरा में हुआ, जमील मजहरी का नाम सैयद काजिम अली था। तो अब इसमें दो दुरुस्त 2 गलत हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा दुरुस्त है। तो अनीस कहाँ पैदा हुए हैं? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि दबीर दिल्ली में और अनीस फैज़ाबाद में लखनऊ में पैदा नहीं हुए हैं। तो इस तरह ये गलत हो जाएगा। और गालिब की पैदाइश तो आगरा में हुई लेकिन इंतकाल आगरा में नहीं है। तो ये दोनों गलत है। तो बा और दाल जो है वो हो जाएगा दुरुस्त जवाब, यानी सी है इसका दुरुस्त जवाब। ये देख लीजिए कहाँ पे पैदाइश हुई है, मोहल्ला गुलाब बाड़ी फैज़ाबाद में अनीस पैदा हुए हैं और गालिब का इंतकाल दिल्ली में हुआ है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21 है आपके सामने। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है कि जेल में शोरा और उनकी जाए वफात दी गई है, सही जोड़ बताइए। फिराक गोरखपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, जिगर मुरादाबादी और असगर गोंडवी। तो अभी हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों का आप लोगों को दुरुस्त होना चाहिए। तो इन दोनों के एतबार से भी, या अगर आपको फिराक और मजरूह भी मालूम है तो उन दोनों से भी आप निकाल सकते हैं, कोई एक मालूम होना चाहिए। तो जिगर कहाँ? गोडा में। जिगर की वफ़ात कहाँ हुई है? गोडा में हुई है। तो 3 के सामने देखेंगे कि अलिफ किस किस में है? तो अलिफ इन दोनों में है। किस में है? इन दोनों में है। तो उसके अलावा फिर हम देख लेंगे कि असगर इलाहाबाद में, तो बा जिसमें होगा वो हो जाएगा दुरुस्त जवाब, यानी बा जो हो जाएगा वो हो जाएगा दुरुस्त जवाब। तो अब इससे हमें क्या निकल जाएगा कि अलिफ यानी फिराक जो है दिल्ली में इंतकाल हुआ है और
दूसरा यानी जो मजरूह सुल्तानपुरी है उनके इंतकाल मुंबई में। चलते हैं आगे, यहाँ पे ये सब लिख रखा है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये है फिराक दिल्ली में फिराक दे गए और मजरूह मुंबई में फिराक दे गए। उनके अलावा आप लोग जानते ही हैं कि ये शहर गोंडा केस में ये है जिगर का, और नीचे इलाहाबाद में कौन असगर का इंतकाल हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी हमारे नेट ही के सिलेबस से है, बहुत ही उम्दा सवाल हैं सारे के सारे। अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार, मिसरे सानी की निशानदेही कीजिए। इस तरह बेशौक ने एक हश्र बर्पा कर दिया, हम ये समझते थे कि अब दिल को शकीबा कर दिया। क्या किया मैंने कि इज़हारे तमन्ना कर दिया, इस निगाह नाज ने क्या सहर ऐसा कर दिया। तो ये वो गज़ल है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हसरत के गज़ल है। तो अब हमें अंदाज़ा लगाना था, तो इसका जवाब है इस निगाह नाज ने क्या सहर ऐसा कर दिया। तो ये हो जाएगा अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार, इस निगाह नाज ने क्या सहर ऐसा कर दिया। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 23 की तरफ। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, इन अल्फाज की निशानदेही कीजिए जिनसे मिसरा ऊला की तकमील हो। सादगी वो पुरकारी, हुस्न को तगाफुल जुरत आजमा पाया। अब इसमें क्या है, पुरकारी के बाद क्या है, दिलबरी व दिलदारी, बेखुदी व होशियारी, बेकली व सरशारी, दिलबरी व गमखारी। तो क्या है इसका जवाब, तो सवाल नंबर 23 का जवाब है बा, यानी सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी, हुस्न को तगाफुल में जुरत आजमा पाया। चलते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, ज़मानी एतबार से शहरयार के शेरी मजमूओं की सही तरतीब क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें आज़म, नींद की करचें, ख्वाबों का दरबंद है, 7वां दर। नींद की करचें, ख्वाबों का दरबंद है, 7वां दर, इसमें आज़म। तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें आज़म जो है ये पहले है, तो ए या सी में से होगा जवाब। तो ए और सी में से जवाब तो होगा, लेकिन आपको नींद की करचें पहले करनी है या 7वां दर, तो ये हो जाएगा जवाब यानी सी। तो आइए देखते हैं जवाब क्या है। जवाब में की तरफ देखने के लिए ये देखिए, ये है तरतीब, इसमें आज़म, 7वां दर, ख्वाब का उनका दरबंद है, नींद की करचें और शाम होने वाली, जो इसमें नहीं दिया गया है फिर भी आपको बताया जा रहा है, ताकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में, आपके इम्तिहान में इसे भी पूछ लिया जाए, तो आप उसका को भी जहन में रखें। चलते हैं अब अगले, अगर आपको तफसील देखनी है तो ये देख सकते हैं, ये है उनका कुल्लियात, ये याद रखिएगा, सूरज को निकलता देखूं, सूरज को निकलता देखूं, ये है उनके कुल्लियात, शहरयार की कुल्लियात। और इसमें यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आज़म है 1965 में। उसके बाद अगला देखेंगे, ख्वाब का दरबंद, नहीं, ख्वाब के दरबंद करने से पहले 7वां दर, 7वां दर यहाँ पे देखिएगा, इसमें आज़म के बाद यहाँ पे है, और उसके बाद है आपका ख्वाब का दरबंद है, नींद की करचें और शाम होने वाली है, शाम होने वाली है। तो अब ख़त्म करते हैं, शाम होने वाली है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है आपके सामने। सुबह तक शमा सर को धुनती रही, क्या पतंगे ने इल्तमास किया। इसको पढ़ने के एतबार से अलग अलग मफाहिम भी निकालते हैं। इसमें आपको सनद बतानी है, हुस्न तालील तो है नहीं। तो देखिए, इससे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी निकाल कर भी मालूम कर सकते हैं। ऐसे भी हम जानते हैं कि जब इहाम होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, तो इहाम हो जाता है, इहाम होता है या इल्हाम हो जाता है, कुछ भी हो। चलिए, मुरातुन नज़ीर तो है नहीं, इसलिए कि कोई ऐसी मुरातुन नज़ीर की बात नहीं है। तबाक यानी कोई इसमें तजाद का भी ताल्लुक़ नहीं है और हुस्न तालील भी नहीं है। तो जवाब क्या है, इहाम है। लेकिन तब भी देख लेते हैं, यहाँ देखिएगा, नज़र दौड़ाइएगा, शमा को लू लरजती रही, या अगर हवा चले तो रहती है, या अगर हवा चले तो थरथराने लगती है। इसको शमा के सर धुनने से ताबीर किया है। पतंगे की परवाज़ तेज़ हो तो भी शमा की लू थरथराने लगती है। शेर में एक लतीफ़ इहाम है, सर धुनना 2 माना रखता है।
पुरमसरत जज्बात से मगलूब हो जाना या गम की इंतहाई कैफियत में सर पीटना। पतंगे ने क्या कहा, क्या दरख्वास्त की कि ये जाहिर नहीं है। शेर में इस तरह का इहाम है जैसे गालिब के शेर में कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। तो यहाँ और का अलग है। लेकिन मीर के शेर में इस्तिफाम और इस्तेजाब, क्या पतंगे ने इल्तिमास की के बिना पर असरार की भी कैफियत पैदा हो गई है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है कि शायर को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। तो इस सवाल का जवाब है, अभी हम लोग पढ़े हुए हैं कि जिगर मुरादाबादी। अच्छा, इतना भी वक्त नहीं मिल गया वक्त, लीजिए। मजरूर सुल्तानपुरी, कलीम आजिज, इरफान सिद्दीकी। तो इसका जवाब है डी। अब क्या वक्त मिले ये है। हाँ, असल ये है कि कहीं दस्तावेजी तौर पे नहीं मिल रहा है, लेकिन इन लोगों ने जिक्र कर रखा है। वहाब अशरफी ने जिक्र कर रखा है और सैयदा जाफरा ने जिक्र कर रखा है अपनी तसनीफ में कि जिगर को पद्म भूषण याफ्ता भी करार दिया है। चलिए सवाल नंबर 27 की तरफ चलते हैं। ये सवाल का जवाब भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है कि शायर ने मौत को एक कायनाती हकीकत और गम को एक बसीत आफाकी उनसर बनाकर पेश किया है। तो मीर तकी मीर, शाद अजीम आबादी, फ़ानी या असगर गोंडवी। तो ऐसे इसका जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर, लेकिन इसके लिए हवाला मैं नहीं दे पाऊंगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 27 का जवाब तो हो गया। अब आगे चलते हैं 28 की तरफ। 28 जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, जब गज़ल के बारे में पढ़ रहे थे, गज़ल के फ़न्ने गज़ल के बारे में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देख रखा था गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, इन सीरीज़ ऑफ क्लाइमेक्स। ये राय किस नक़ाद ने दी है? रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़राग गोरखपुरी, यूसुफ हुसैन ख़ान, आल अहमद सरूर। तो इन चारों में जवाब क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 28 का जवाब हो जाएगा फ़राग गोरखपुरी। और ये चीज़ हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, अ सीरीज़ ऑफ क्लाइमेक्स, यानी हयात व कायनात के वो मरकज़ी हक़ाइक़ जो इंसानी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा मुतासिर करते हैं, तासुरात की उन्हें इंतहाओं या मुंतहाओं का मुतरन्नुम ख़यालात व महसूसात बन जाना और मुनासिब तरीन या मौजू तरीन अल्फाज और अंदाज़ बयान में उनका सूरत पकड़ लेना, इसका नाम गज़ल है। तो गज़ल की तारीफ़, गज़ल की माहियत व हैत में फ़राग गोरखपुरी लिख रखे हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है? ये सवाल भी है आसान। दीवाने वली के बारे में पूछ रखा है कि सबसे पहले किसने मुरतब किया है। तो सवाल नंबर सवाल देखते ही जवाब दे दिए होंगे। 29 का गारसान देतासी अहसन मारहवी नूर हसन हाशमी लाई सलाह नहीं है, बल्कि गारसान देतासी हैं, गारसान देतासी हैं। तो 29 का जवाब हो जाएगा ए। बाकी आप लोग तफसील इसमें देख सकते हैं। सवाल नंबर 30 अब आपके सामने, अहद गालिब के किस शायर के कलाम का इम्तियाजी वस्फ जो है नाजुक ख्याली है, यानी उनके इसमें नाजुक ख्याली पाई जाती है। ज़ौक़, शेफ्ता, शाह नसीर या मोमिन। तो देखिए इश्क व आशिकी वाले के यहाँ ही ये नाजुक ख्याली पाई जाएगी। और इश्क व आशिकी में रहने वाले कौन हैं? वो हैं मोमिन खान मोमिन। तो इस तरह ये देखिएगा, थोड़ा सा अगर नज़र डालेंगे तो जहन आएगा कि मोमिन के तग़ज़्ज़ुल में ये अंदाज़ नज़ाक़त तख़य्युल का रूप इख्तियार कर लेता है। तो ये हो जाएगा इसका जवाब डी। सवाल नंबर 31 में क्या कहा जा रहा है? ये लाहौर के मुशायरे से मुताल्लिक़ है। लाहौर में मुनक़िद किए गए मौज़ूई मुशायरों के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? ये मुशायरा महकमे तालीम हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुए थे। ये मुशायरा अंजुमन पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुए। इन मुशायरों के इनेक़ाद का सहरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सर है। ये मुशायरा सर सैयद की ईमा पर मुनक़िद किए गए। तो ये तो बिल्कुल ख़त्म है, और ये भी एक एतबार से ख़त्म है। तो बी और सी में आपको जवाब देना है। तो सी थोड़ा सा जा रहा है गर्जन, लेकिन इसका सहरा सिर्फ इनको नहीं दिया जा सकता, हाली भी हैं। और मुनाकिद कराने के एतबार से हॉर्नोल्ड को जाना चाहिए, तो इस कर्नाल्ड को। तो इस एतबार से ये जवाब नहीं होकर बी हो जाएगा इसका दुरुस्त जवाब। तो आप जानते हैं कि इसका इनेकाद जो हुआ था, और पंजाब का पूरा याद रखिएगा, नाम क्या है? अंजुमन पंजाब का नाम पूरा है अंजुमन इरशाद मतालिब मुफीदा पंजाब।
तो इसी केस में मुनाकिद हुआ था ये जलसा। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 32 की तरफ। अब्दुल हलीम शरर की रिसाला, किस रिसाले ने जदीद नज़्म को फ़रोग़ देने में नुमाया हिस्सा लिया है? कई इनके रिसाले, उनमें से अहम रोल, लेकिन ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें कोई ऐसा इनका रिसाला नहीं है। तो इनका रिसाला कौन सा है आप बताएंगे? नया दौर, शायर, हुमायूं या दिलगुदाज। तो आप जानते हैं कि इनके इन तीनों में से चौथा जो ये डी है वही इनका रिसाला है, तो यही हो जाएगा जवाब। आइए अगर थोड़ा सा देखना है तो देख भी सकते हैं, आप लोगों को दिखा दें। यहाँ पे मुख्तसर नज़र डालिए। सन 1900 के दिलगुदाज में उन्होंने 2 सफ़े का छोटा सा मजमून ब्लैंक वर्स या नज़्म गैर मुक़फ़्फ़ा शाया किया। उसके बाद इस तरह की कई छोटे छोटे मज़ामीन लिखे। ये मज़ामीन उर्दू शायरी की तारीख़ में एक संग मेल है। अपने इन मज़ामीन में उन्होंने ब्लैंक वर्स की नवीयत और माहियत पर रोशनी डाली है, और उन्होंने बताया कि संस्कृत, यूनानी, लातीनी, अंग्रेज़ी और यूरोप की दीगर ज़ुबानों में एक किस्म की नज़्म होती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 33 है आपके सामने। ये सवाल नंबर 32 था, ये सवाल अब आपके पास 33 है। इसमें बताना है कि क्या आप लोग नज़्म पे कितना ध्यान दे रहे हैं, इससे पता चलेगा। देखते हैं, इस नज़्म के अशार को पढ़ते हैं। दुनिया में बहुत थी चाह तेरी, सब देख रहे थे राह तेरी, तुझसे है खुला ये राज कुदरत, राहत मिलती है बाद कुल्फत, ताऊस को नाचना बताया यानी सिखाया, कोयल को आला अपना सिखाया, जब मोर है नाचने पे आता, आपे से है अपने गुजर जाता। तो अब तक इसका जवाब आ गया होगा कि निशात उम्मीद है, जमा मर्दी का काम है, बरखा रुत है या मुनाजाते बेवा है। तो ये सारी चीज़ें जो मंजर दिखाई जा रही है वो आपको बरसात की दिखाई जा रही है। बरखा और रुत यानी बरसात का मौसम, रुत का माना मौसम होता है, तो उस एतबार से सी हो जाएगा इसका जवाब। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये बरखा रुत से ही ये लिया गया है। यहाँ पे देखिए, है शुक्रगुजार तेरे बरसात, इंसान से लेकर ताजमदाद। बस ये एक शेर दे देते, फिर आप निकाल लेते। दुनिया में बहुत थी चाह तेरी, सब देख रहे थे राह तेरी, तुझसे ही खुला ये राज कुदरत, राह मिलती है बाद कुल्फत। तो ये एक शेर की वजह से आप जवाब नहीं दे पाएंगे, वरना जवाब मिल जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 34 है आपके सामने। किस नज़्म का इख्तिताम दर्ज झेल मिसरों पर होता है? तो देखिए, आज के सवाल में आप देखेंगे कि नज़्म से बहुत सारे सवाल हैं। क्या है सवाल, क्या कह रहा है? अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। चांद तारों का बन है, तन्हाई है, सुबह आज़ादी है, यह बाज़ आमद है। इनमें से किस में से ये है? तो आइए हम देख लेते हैं। ऐसे तो आप लोगों को ये सब मालूम होना चाहिए कि नज़्म किन की है, कम से कम ये चीज़ें, लेकिन अभी तफसीली वीडियो नहीं हो रहा है, हालांकि हम तफसील की तरफ भी जा रहे हैं, इसलिए हर एक उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वरना बहुत वक्त लग जाएगा। ये देख लीजिएगा आप खुद ही, फिर हम कभी इसको तफसीली भी देखेंगे। चलिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तन्हाई। देखेंगे, अगर नज़र आप दौड़ाएंगे तो यहाँ पे है, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये तन्हाई किन की है? फैज़ अहमद फैज़ की है। सुबह आज़ादी भी उन्हीं की है। मखदूम की फिर भी बाज़ आमद और इन्हीं की है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 35 की तरफ। सवाल नंबर 35 क्या कह रहा है? दीवार के नीचे आकर यूं जमा हुए जिंदानी। इसका मिसरा सानी आपको बताना है कि क्या है। उबलेंगे ज़मीन से मार से, बरसेंगे फलक से शमशीरें, सीनों में तला तुम बिजली का, आँखों में झलकती शमशीरें, उगताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें, एक रोज़ इसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें। तो अब इसमें बताना है कि दीवार के नीचे आकर जमा हुई हैं जिंदानी, जमा हो गई हैं, तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे? तो वही तलातुम, सीनों में तलातुम, तो ये है, और ये किससे है वो भी मालूम होना चाहिए। तो ये शिकस्त जिंदा का ख्वाब, और शिकस्त जिंदा का ख्वाब किनके हैं? जल्दी से बताइएगा कि ये शिकस्त जिंदा का ख्वाब जो है ये किसकी नज़्म है।
अब आगे मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को कि ये शोला व शबनम में ये नज़्म शामिल है। और जो लोग भी नहीं देखते हैं तो 1-2 मिनट निकाल कर वो छोटी छोटी जो वीडियो है ट्रिक वाली वो देखिए, उससे बहुत सारे सवाल आप लोगों को हल हो जाएंगे। तो ये सारे जो सवाल हैं वो ऐसे ही हल हो जाएंगे उन छोटी छोटी ट्रिक वाली वीडियो से, जो 1-1 मिनट के हैं, तो वो देख लिया करें। देखिए यहाँ पे है, दीवारों के नीचे आ कर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तला तुम बिजली का, आंखों में झलकती है शमशीरें। उसके अलावा भी आगे इधर की है, जैसे देखिए शमशीरें उबलेंगी वाली जो पहला है। उसके बाद है जंजीरें वाली पहली उगताएं हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें, एक रोज़ उस खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 36 है आपके सामने। इसमें आपको नज़्म और नज़्म निगार शोरा उनका आपस में ये दिखाना है। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं, यानी उन्हीं छोटी छोटी जो वीडियो है 1-1 मिनट की वीडियो वो देख लेंगे तो आपको उनको फ़ायदा होगा। देखिए क्या है, झेल में शोरा और उनके नज़्मों के नाम दिए गए हैं, सही तरतीब की निशानदेही करनी है। अकबर इलाहाबादी, अख्तर ईमान, साहिल लुधियानवी, शफीक फातिमा शोरा। तो अकबर इलाहाबादी का ही दरबार लगा हुआ था, मैं आप लोगों को बताया था कि दरबार लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा यानी 1 का जीम, तो इसमें देखेंगे तो जीम 2 में है, जीम 2 में है। तो आगे हम देख लेंगे कि बा और दाल, ये अगर निकाल लिए तो हो जाएगा हमारा दुरुस्त। यानी अख्तर ईमान का क्या है, गुरेज या बाज़ामत। तो बाज़ामत गुरेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो यानी ये हो जाएगा डी हो जाएगा जवाब। आगे भी देख लेते हैं, साहिर का बा है, यानी साहिर का बा यानी गुरेज है, शफीक का अलिफ है। तो इस तरह हो जाएगा दुरुस्त जवाब। तो आगे देख लेते हैं, ये था, ये जो ट्रिक में कुछ ट्रिक भी दे रखी गई थी कि अकबर के दरबार में फ़र्जी बर्क़, इन दरबार से दरबार दहली, फ़र्जी से फ़र्जी लतीफ़ा और बर्क़ से बर्क़ कलीसा। इस तरह की ट्रिक भी आप लोगों को वही है। उसी तरह अख्तर ईमान का तो ऐसे ही ये सिलेबस में शामिल नहीं है। बाज़ामत साहिल लुधियानी का गुरेज है और ये कहा गया था तलखियाँ साहिर पे पड़ी इतनी कि ताज महल के चकले से गुरेज करने लगा। तो ये जो है ये नज़में भी इनकी शामिल हैं। शफीक फातिमा की बाज़ गस्त, ये शीन से आपको शफीक, बाज़ से बाज़ गस्त और एक बा से बाज़याबी आप लोगों को बताया गया था। चलिए सवाल नंबर 37 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 37 आसान है। इकबाल की नज़्म लाले सहराई की कितने अशार पर मुश्तमिल है, यानी उसमें कितने अशार हैं? 8, 9, 10, 12। 8, 9, 10, 12 में से क्या हो जाएगा जवाब? तो जल्दी से बताइएगा कि सवाल नंबर 37 का जवाब क्या होगा। 8, 9, 10, 12। तो इसका जवाब है 8। क्या है, गिन आप शुमार कर सकते हैं। ये लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से पढ़ लीजिएगा मुकम्मल। ये लाले सहराई बहुत आसान है, तो इसे पढ़िए। चलते हैं अगले यानी सवाल नंबर 38 की तरफ। सवाल नंबर 38 का जवाब क्या है? हिंदुस्तान की आज़ादी के पस मंज़र में मखदूम मुहीउद्दीन की तख्लीक करदा नज़्म कौन सी है? हवेली, इनकलाब, चांद तारों का बन, जो अभी आया था जिसकी तरफ इशारा किया गया था। हालांकि इसका जवाब ये नहीं है या नहीं? बिल्कुल, तो है यही चारागर। तो ये देख लीजिए चांद तारों का बन, यही है इसका जवाब। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है कि आज़ादी से पहले, बाद और आगे। तो ये हो जाएगा, ये है आज़ादी के पस मंज़र में लिखा गया है। चलिए सवाल नंबर 39 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 39 का क्या कहना है? सवाल नंबर 39 हमसे कह रहा है कि साहिल लुधियानी की नज़्म चकले, अभी ये चकले आया था कि तलखियाँ साहिल पे पड़ी इतनी कि ताजमहल के चकले से गुरेज करने लगा। तो अब इस एतबार से चकले से गुरेज करने का, तो चकले का मफहूम आपको अगर मालूम है तो आप इसका जवाब देंगे कि मैं समाज के किस तबके की नुमाइंदगी की गई है? मजदूर तबके, सियासी तबके, मालदार तबके या तवाइफ के तबके से। तो इसका जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 39 का जवाब हो जाएगा डी। ये देख लीजिए, मुख्तसरन थोड़ा सा देखेंगे लेकिन देखना तो पड़ेगा, बगैर देखे जी नहीं मानता है। तबकाती तकसीम और आलमी अमन के साथ साथ साहिल लुधियानी ने औरतों के
हालात ज़ार देखकर तिलमिला उठते हैं। उन्होंने औरतों पर रवा रखे जाने वाले मजालिम और नाइंसाफ़ी का अज़ खुद मुशाहिदा किया, क्योंकि उनकी माँ उनके सामने जुल्म इंसाफ की शिकार हुई थी। उन्होंने मर्द असास मुआशरे में अपनी माँ की जिल्लत भरी ज़िंदगी देखी। आगे चलकर शायर अपनी नज़मों में औरतों के इस हालात का बड़ी फ़नकारी और बेबाकी से इजहार करते हैं। इस ज़िम्न में नज़्म चकले को पेश किया जा सकता है। ये नज़्म एक तरफ शायर की फ़नकारी का उम्दा नमूना, तो दूसरी तरफ औरतों पर ढाए जाने वाले मजालिम और उन्हें जिनसी तलज़्ज़ुज़ के उनके हद तक महदूद रखने के ख़िलाफ़ एहतजाज भी है। उन्होंने ऐसे समाज पर कड़ी चोट की है जो औरत को सिर्फ़ और सिर्फ जिनसी लज्जत की निगाह से देखता है। बकौल जान निसार अख्तर, उनकी नज़मों में उस औरत की चीख है जो अवतार और पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। तो ये देखिएगा जानिसार अहमद का ये कौल भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल नंबर 40 की तरफ। सवाल नंबर 40 आसान है, सिलसिले मुकालमात। ये भी उस छोटे वीडियो अगर देखे होंगे तो आप जवाब बआसानी दे सकते हैं। सिलसिले मुकालमात किसका शेरी मजमुआ है? साहिल लुधियानी, शफीक फातिमा शोरा, मखदूम मुहिउद्दीन या जोश मलियाबादी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी है इसका जवाब, सिलसिले मुकालमात। क्या है? सिलसिले मुकालमात। उसमें हम लोग देखे हैं कि जो उनकी नज़में हैं शफीक फातिमा की, वो किस में शामिल है, तो उसी के तहत हम लोग देख चुके हैं। ये देख लीजिएगा, शफीक फातिमा शोरा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बगैर देखे जवाब देना है, इसकी कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। तमसीली दास्तान के एतबार से किसे अव्वलियत हासिल है? अव्वलियत क्या, यही तमसीली है ही है। देखिए क्या है, फसाने अजायब, रानी केतकी की कहानी, फसाने आज़ाद या सबरस। तो तमसीली किस में है? तो तमसीली की जो सूरत पेश की गई है वो सबरस में है। किस में है? सबरस में। तमसीली किसे कहते हैं ये इससे पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है, तो उसे देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यानी इसका तो ये गलत कहाँ से हो गया, सबरस है इसका जवाब, बिल्कुल। चलते हैं, नहीं अल्लाह, अच्छा उसका जवाब ही नहीं है किया था। हाँ, तो ये अगला सवाल है। ये सवाल तो आप लोग ऐसे ही जवाब दे लिए। सवाल नंबर 42 है, मलिक महरनिगार किस दास्तान का किरदार है? किस दास्तान का किरदार है? तो आप जानते हैं कि ये उसी का है जो अभी हमने देखा है, यानी फसाने अजायब का। तो सवाल नंबर 42 पे ज़्यादा अब जोर देने की और भी ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 43, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असली नाम क्या है? सायरा, नादरा, फायजा, वाजिदा। लग रहा है कि कोई नाम इनमें से आप लोग सुने ही नहीं होंगे, सिर्फ एक नाम सुन रखे होंगे, वही होगा जवाब। यानी ड्रामा अनारकली में अनारकली का जो असल नाम है वो क्या है? तो आप जानते हैं कि ये असल नाम जो है वो है, अभी तक तो जवाब दे दीजिए ताकि मैं आप लोगों को भी बता सकूं। तो वही है जो आप लोग देना चाह रहे हैं, यानी नादरा। नादरा ही है इसका जवाब, सवाल नंबर 43 का जवाब। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सवाल नंबर 44 है, आगा हश्र काश्मीरी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 1930, 30, 34, 35, 36 में। तो अगर आपको सन भी मालूम है तब भी निकाल सकते हैं, और अगर जगह मालूम है तब भी निकाल सकते हैं। यानी जाए वफात और सन वफात दोनों दे रखा है, तो इस एतबार से आप जानते हैं कि इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी 1935। थोड़ा सा देखिए वरना आप लोग भी कहेंगे बस दौड़ा रहे हैं। वफात, आगा हश्र की ज़िंदगी के आखिरी अयाम लाहौर में गुजरे। आखिर में वो बीमार रहने लगे थे। उनके मुआलिज हकीम फ़कीर मोहम्मद चिश्ती थे, जो उनके अजीज़ तरीन दोस्तों में से थे। उसी दौरान हश्र ने हश्र पिक्चर्स की बुनियाद रखी, जिसके लिए वो अपने ड्रामे भेषम पर तकिया की उनकी पेशकश की तैयारी कर रहे थे कि मौत ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। और 25 अप्रैल 1935, तो 25 अप्रैल भी याद रखिए, कभी कभी वो सवाल भी पूछा जा सकता है, यानी महीने और तारीख भी पूछ लिया जाता है। को उर्दू ड्रामे के ये खुर्शीद जहाँ ताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया। लाहौर में मैयानी साहब के कब्रिस्तान में उनके आखिरी आरामगाह है। यही कब्रिस्तान उनके शरीक हयात का भी मदफन है। चलते हैं सवाल नंबर 45 की तरफ। सवाल नंबर 45 भी आसान, इस पे हम लोग पूरे क्विज भी कर चुके हैं। करबल कथा, करबल कथा कितनी मजलिसों पर मुश्तमिल है? 10, 12, 14, 15। तो करबल कथा क्या है? 10 मजलिस
लेकिन 10 मजलिसें इसमें नहीं हैं। कितनी है फिर मजलिसें? 10, 12, 14, 15। तो जवाब दे दीजिएगा सवाल नंबर 45 का। तो सवाल नंबर 45 का जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब है 12 मजलिसें। ये देख लीजिएगा 12 मजलिसें। इसके बारे में थोड़ी सी तफसील तो देखनी ही पड़ेगी आप लोगों को मजबूरन भी। ये खुद फजली का इजाफा है। फातिहात के बाद 12 मजलिसें हैं। क्या हैं? फातिहात के बाद 12 मजलिसें हैं। ऐसे क्या है दिवाज, यानी फजली ने क्या कर रखा है? ऐसे तो वाइज कासफी का रोज़त शहदा में 10 बाब हैं और एक खात्मा है, लेकिन करबल कथा में फजली के दीबाचा और मुकदमे के अलावा फातिहात भी शामिल हैं। ठीक है, अब आगे ये कि उसमें कितनी मजलिसें हैं? तो 12 मजलिसें हैं। उनके बाद ख़ात्मे के उन्वान के तहत 5 फसलें हैं। अब ये पहली मजलिस, दूसरी मजलिस, तीसरी, यानी 12 की 12 मजलिसों में किनका है, किन का इनका जिक्र है उसे भी आप लोग याद रखिए, इसलिए कि वो भी पूछ लिया जाता है कि किस मजलिस में किन का जिक्र है। और ये भी हम लोग जो अपने क्विज़ है उसमें देख चुके हैं, तो ऐसे भी आप लोगों को याद है। तो ये 12 मजलिसें। चलते अगले सवाल नंबर 46 की तरफ। ये सवाल है बिल्कुल आसान। मीर अमन को फ़ारसी दास्तान चहार दरवेश को ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू में तर्जमा करने की हिदायत किसने दी है? मीर शेर अली अफसोस, गारिसान दतासी, मीर बहादुर अली हुसैनी, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। तो इसमें ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। सवाल नंबर 46 का जवाब क्या हो जाएगा? 46 का जवाब डी हो जाएगा, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। तो ये है जवाब। तो इस पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 47 है। सवाल नंबर 47 कह रहे हैं झेल में एक दावा और उसकी एक दलील है, उन्हें पढ़ें और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा क्या किया जा रहा है? उर्दू अदबी नसर का पहला मुस्तनद नमूना। मुस्तनद नमूना जो है पहला, और मुस्तनद नमूना सबरस है। ठीक है, ये बात कही गई है। आगे कह रहे हैं कि दलील दे रहे हैं कि वजी ने नज़्म नसर की इम्तिजाज से एक नया उसलूब वज़ा किया। नया उसलूब वज़ा करना और पहला मुस्तनद अदबी नमूना होने में फ़र्क है। तो इस एतबार से इनका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या होना चाहिए? दावा तो दुरुस्त है, दावा दुरुस्त है। अब दलील ये है कि दलील गलत है। ये इस एतबार इसलिए कि इससे पहले कोई ऐसी किताब उस पर नहीं हुई है। ऐसे इसमें अगर आप लोगों को डाउट है, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हो तो फिर भी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए, वो आप ही लोगों के लिए। कभी कभी उस पर लिखा करें आप लोग। चलिए सवाल नंबर 48 है। सवाल नंबर 48 के लिए भी इबारत कहीं मिली नहीं है, बेआईनी ही है इबारत। फिर भी देखिए सवाल नंबर 48 में क्या है? इंद्र सभा जब लखनऊ में खेली गई तो लोगों ने इस नई चीज़ को बहुत पसंद किया, हर तरफ उसका चर्चा होने लगा। उसने हमारी ड्रामाई अदब को स्टेज का रास्ता दिखाया। ये ख्याल किस अदीब का है? मसूद हसन रिजवी, इम्तियाज़ अली ताज, डॉक्टर मसीह उज़्ज़मा या अब्दुल अलीम। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी में से। तो इम्तियाज़ अली ताज तो नहीं है, अब्दुल अलीम नामी का भी हो सकते हैं, लेकिन उनका भी कुछ ऐसा नहीं दिखने को मिला है। ऐसे अभी तक जो इबारत मिली है वो है ये, यानी मसूद हसन रिजवी अदीब की, लेकिन वो भी इबारत उससे मिलती जुलती नहीं है। इबारत में क्या कह रहे हैं? इंद्र सभा किताब जितनी मकबूल हुई है उससे ज़्यादा उसका खेल मकबूल हुआ। जगह कहीं ये खेल होता था, तमाशाई टूट पड़ते, बहुत से पेशावर नाटक मंडाया कायम हो गई। मंडा कायम हो गई थी, जो घर घर और शहर शहर बल्कि कस्बात और देहात में उजरत पर इंद्र सभा का खेल दिखाई फिरती थी। हालांकि इस मतलब ये बेआईनी इबारत भी आपको मिल जाएगी, देखकर उसके बाद आप बताइएगा, फिर अगले वीडियो में उसका भी जिक्र कर लेंगे। सवाल नंबर 49 है आपके सामने। ये आसान सवाल है। कह रहे किस ड्रामे की अहमियत इमरजेंसी के पस मंज़र में उभर कर सामने आया? 7 खेल, भूत घर, सिल्वर किंग या ज़हाक। तो इसके जवाब देने में ताख़ीर तो नहीं होनी चाहिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों में कौन सा हो जाएगा जवाब? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसका जवाब है डी। क्या है? ज़हाक। जानते हैं
कि मौसूफ का ड्रामा ज़हाक बहुत मशहूर बल्कि मारकारात साबित हुआ। ये पहली बार असरी अदब शुमारा 27-28 बाबत जनवरी अप्रैल 1977 में शाया हुआ, यानी इस रिसाले में असरी अदब में। अब जबकि ये किताब इस शक्ल में शाया हो रहा है तो इन्हें कहा गया था ज्ञानचंद को लिखने का, तो वो लिख रहे हैं। ये है इमरजेंसी के दौरान लिखा हुआ स्टेज ड्रामा जो शाया होने की तवक्को के बगैर लिखा गया था। तो ये यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा कि ये हो जाएगा जवाब। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी ये है कि इमरजेंसी के दौरान लिखा हुआ स्टेज ड्रामा। आगे वो खुद लिखते हैं कि ये मेरे इल्म में है कि उन्होंने इमरजेंसी के ज़माने में इब्तदाई हिस्से लिखे और मेरे एक आशना को सुनाया भी था। चलते हैं अगले सवाल, यानी आज का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 50। इनमें कौन सा ड्रामा आगाह कश्मीरी का नहीं है? तो ये जवाब देना है शतरंज के मोहरे, सफ़ेद खून, यहूदी की लड़की, असीर हिर्स। इन चारों में कौन ऐसा है जो आगाह कश्मीरी का नहीं बल्कि किसी और का है? तो सवाल नंबर 50 आखिरी सवाल है, आप लोग बता दीजिए आखिरी सवाल का जवाब क्या होगा। इसमें थोड़ा सा वक्त दे देते हैं। चलिए अब तक का जवाब आ गया, शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे किनकी है? तो शतरंज के मोहरे हबीब तनवीर की है। किनकी है? ये देख लीजिएगा, शतरंज के मोहरे प्रेमचंद की कहानी से माखूज एक कॉमेडी है। ये किनकी है? यहाँ पे देखिएगा, हबीब तनवीर। और ये रहे किरदार, ड्रामे के किरदार यहाँ हैं। खेल की मुद्दत 2 घंटे, लखनऊ 1856। ऐसे इस पे इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं। इस तरह ये सवाल मुकम्मल हुए। तो ये कर्नाटका सेट जो अभी 25 को हुआ है, बहुत ही उम्दा सवालात हैं। सवाल ही मिलने में ताख़ीर हुई और तबीयत की भी नासाजी की वजह से जवाब आप लोगों को ताख़ीर से मिल रही है। ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया एरम का, उन्होंने ये सवाल हमें फ़राहम किया। चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।